यूपीएससी मेन 2021 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 हिंदी लेक्चर 12 पहला प्रश्न एक भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वर्ष 2015 के पूर्व तथा वर्ष 2015 के पश्चात परिकलन विधि में अंतर की व्याख्या कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। वर्ष 2015 से पूर्व भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना फैक्टर कॉस्ट एफसी के आधार पर की जाती थी, जिसमें उत्पादन पर खर्च हुए विभिन्न तत्वों जैसे मजदूरी, ब्याज, किराया और लाभ को जोड़ा जाता था। इसमें सरकार द्वारा दिए गए सब्सिडी को जोड़ा और करों को घटाया जाता था। वर्ष 2015 के पश्चात भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार जीडीपी की गणना ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस जीवीए एट बेसिक प्राइस तथा जीडीपी एट मार्केट प्राइस के आधार पर शुरू की। इसमें उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त मूल्यवर्धन वैल्यू एडेड को जोड़ा जाता है और अंत में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कर सब्सिडी जोड़कर जीडीपी प्राप्त की जाती है। इस बदलाव से जीडीपी की गणना अधिक पारदर्शी, तुलनात्मक और वैश्विक मानकों के अनुरूप हुई, जिससे नीति निर्धारण में सुधार संभव हुआ। अगला प्रश्न 2 पूंजी बजट तथा राजस्व बजट के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों बजटों के संघटकों को समझाइए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। पूंजी बजट और राजस्व बजट भारत के वार्षिक बजट के 2 मुख्य भाग हैं। राजस्व बजट में सरकार की आय और व्यय की वे मदें शामिल होती हैं जो देश की सामान्य सेवाओं और संचालन से संबंधित होती हैं। इसमें कोई परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता। राजस्व आय में कर जैसे आयकर, जीएसटी और गैर कर आय जैसे लाभांश, शुल्क शामिल हैं। राजस्व व्यय में वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान, सब्सिडी आदि आते हैं। पूंजी बजट में वे लेन देन आते हैं जिनसे भविष्य के लिए परिसंपत्तियां बनती हैं या दायित्वों में परिवर्तन होता है। पूंजी आय में ऋण उधारी, निवेश से प्राप्त धन तथा सरकारी संपत्तियों की बिक्री आती है। पूंजी व्यय में आधारभूत ढांचा निर्माण, ऋण अदायगी तथा निवेश शामिल होते हैं। इस प्रकार राजस्व बजट रोजमर्रा के खर्चों को दर्शाता है, जबकि पूंजी बजट दीर्घकालिक निवेश व विकास से संबंधित होता है। अगला प्रश्न 3 देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों ने सीमांत और लघु किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किस प्रकार सहायता की है? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भूमि सुधारों ने सीमांत और लघु किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन सुधारों के तहत जमींदारों से भूमि अधिग्रहण कर इसे भूमिहीन या कम जमीन वाले किसानों को वितरित किया गया। इससे किसानों को अपनी खेती के लिए स्थायी भूमि मिली, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ी। भूमि सुधारों से किसानों को भूमि का मालिकाना हक मिला, जिससे वे कृषि गतिविधियों में अधिक निवेश करने लगे और उत्पादन बढ़ा। इससे उनकी आय में वृद्धि हुई और गरीबी कम हुई। साथ ही भूमि सुधारों ने कृषि संबंधी अन्य लाभ जैसे सरकारी ऋण, बीज, उर्वरक और तकनीकी सहायता प्राप्त करना आसान बनाया। सामाजिक दृष्टि से भूमि मालिक बनने से किसानों की सामाजिक स्थिति मजबूत हुई, जिससे वे समाज में अधिक सम्मान और अधिकार पाने लगे। इसके परिणामस्वरूप सीमांत और लघु किसानों का जीवन स्तर सुधरा और ग्रामीण समाज में समावेशन बढ़ा। अगला प्रश्न 4 भारत के जल संकट के समाधान में सूक्ष्म सिंचाई कैसे और किस सीमा तक सहायक होगी? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत के बढ़ते जल संकट के समाधान में सूक्ष्म सिंचाई तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सूक्ष्म सिंचाई जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम पानी की बचत करते हुए पौधों की जड़ तक सीधे पानी पहुंचाती है, जिससे जल की खपत कम होती है। यह तकनीक पारंपरिक सिंचाई जैसे बाढ़ सिंचाई की तुलना में 30 से 70% तक जल की बचत कर सकती है। इससे न केवल पानी की कमी को दूर करने में मदद मिलती है,
बल्कि फसलों की उपज भी बढ़ती है क्योंकि पौधों को आवश्यक मात्रा में पानी मिलता है। सूक्ष्म सिंचाई से जल स्रोतों पर दबाव कम होता है और भूजल स्तर को स्थिर रखने में सहायता मिलती है। यह तकनीक खासकर सूखे क्षेत्रों और जल संकटग्रस्त राज्यों में अधिक प्रभावी साबित होती है। हालांकि इसकी व्यापक सफलता के लिए किसानों को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और जल प्रबंधन की समझ विकसित करनी होगी। कुल मिलाकर सूक्ष्म सिंचाई भारत के जल संकट को कम करने में एक प्रभावी और टिकाऊ उपाय है। अगला प्रश्न 5 इस 400 हवाई रक्षा प्रणाली विश्व में इस समय उपलब्ध अन्य किसी प्रणाली की तुलना में किस प्रकार से तकनीकी रूप से श्रेष्ठ है? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। S-400 त्रिआयामी हवाई रक्षा प्रणाली तकनीकी दृष्टि से विश्व की सबसे उन्नत प्रणालियों में से एक है। यह रूस द्वारा विकसित की गई है और इसे लंबी दूरी, उच्च गति और विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। S-400 की प्रमुख तकनीकी विशेषताएं इसकी बहुलक्ष्य ट्रैकिंग क्षमता, जो एक साथ 36 से अधिक लक्ष्यों को ट्रैक और नष्ट कर सकती है, और इसकी मिसाइल रेंज 250 से 400 किलोमीटर तक है। यह प्रणाली बैलिस्टिक मिसाइल, लड़ाकू विमानों, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को भी प्रभावी रूप से निशाना बना सकती है। इसके रडार सिस्टम की सटीकता और त्वरित प्रतिक्रिया समय अन्य प्रणालियों जैसे अमेरिकी पैट्रियट या इजरायली आयरन डोम से कहीं बेहतर है। S-400 की मल्टी लायर डिफेंस क्षमताएं इसे युद्ध क्षेत्र में बेहद प्रभावी बनाती हैं। इस प्रकार S-400 अपनी लंबी रेंज, बहुलक्ष्य पर काम करने की क्षमता और अत्याधुनिक रडार तकनीक के कारण विश्व में उपलब्ध हवाई रक्षा प्रणालियों से तकनीकी रूप से श्रेष्ठ है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए देखने हैं अगला प्रश्न। 6 नवंबर 2021 में ग्लासगो में विश्व के नेताओं के शिखर सम्मेलन में COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में आरंभ की गई हरित ग्रिड पहल का प्रयोजन स्पष्ट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में यह विचार पहली बार कब दिया गया था? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। नवंबर 2021 में ग्लासगो में आयोजित COP26 सम्मेलन के दौरान भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड GGIOSWOG पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर अक्षय ऊर्जा, विशेषकर सौर ऊर्जा, के उत्पादन और आपूर्ति को एकीकृत करना है। यह पहल विभिन्न देशों के ऊर्जा ग्रिडों को आपस में जोड़कर 24x7 हरित ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। इससे ऊर्जा की आपूर्ति में स्थिरता आएगी, लागत में कमी होगी और वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। यह विचार पहली बार अक्टूबर 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की पहली सभा में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की अवधारणा पेश की, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के ऊर्जा ग्रिडों को जोड़कर वैश्विक स्तर पर अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करना था। इस पहल से अक्षय ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न। 7 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा हाल ही में जारी किए गए संशोधित वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों AQG के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। विगत 2005 के अद्यतन से ये किस प्रकार भिन्न हैं? इन संशोधित मानकों को प्राप्त करने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में किन परिवर्तनों की आवश्यकता है? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा सितंबर 2021 में जारी किए गए संशोधित वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों AQGs में प्रमुख सुधार किए गए हैं। इनमें PM के लिए वार्षिक औसत 10 GM से घटाकर 5 GM और 24 घंटे का औसत 25 GM से घटाकर 15 GM किया गया है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO के लिए वार्षिक औसत 40 GM से घटाकर 10 GM और 24 घंटे का औसत 200 GM से घटाकर 25 GM किया गया है। इसके अतिरिक्त ओजोन O
सल्फर डाइऑक्साइड SO और कार्बन मोनोऑक्साइड CO के लिए भी नए मानक निर्धारित किए गए हैं। WHO ने इन मानकों को स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक बताया है। विगत 2005 के अद्यतन से ये नए दिशानिर्देश अधिक कठोर हैं, क्योंकि नए वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर यह पाया गया कि वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर प्रभाव पहले से कहीं अधिक निचले स्तरों पर भी हो सकते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रदूषण के स्तर को और कम करने की आवश्यकता है। भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP को इन नए मानकों को प्राप्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों की आवश्यकता है। एक कड़े नियमों और प्रवर्तन की आवश्यकता, PM और NO के स्तर को कम करने के लिए औद्योगिक उत्सर्जन, वाहन प्रदूषण और कचरा जलाने पर कड़ी निगरानी और सख्त नियमों की आवश्यकता है। 2. मॉनिटरिंग नेटवर्क का विस्तार, देश भर में वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की संख्या और कवरेज बढ़ाना होगा ताकि वास्तविक समय में डेटा प्राप्त किया जा सके। 3. सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा, लोगों को वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर प्रभाव और इसके नियंत्रण के उपायों के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। 4. नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों और उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाकर प्रदूषण के स्रोतों को नियंत्रित करना होगा। इन परिवर्तनों के माध्यम से भारत WHO के नए दिशा निर्देशों को प्राप्त कर सकता है और अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकता है। अगला प्रश्न 8. भूकंप संबंधित संकटों के लिए भारत की भेद्यता की विवेचना कीजिए। पिछले 3 दशकों में भारत के विभिन्न भागों में भूकंप द्वारा उत्पन्न बड़ी आपदाओं के उदाहरण प्रमुख विशेषताओं के साथ दीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत भूकंप संबंधी संकटों के लिए अत्यंत संवेदनशील देश है, क्योंकि इसका भौगोलिक क्षेत्र हिमालय जैसे सक्रिय भूकंपीय जोनों में स्थित है। देश का लगभग 60% क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से खतरे में है। हिमालय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी राज्य, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र भूकंप की तीव्रता के उच्च जोखिम वाले क्षेत्र हैं। पिछले 3 दशकों में भारत में कई बड़े भूकंप आपदाएं हुई हैं। 1993 का महाराष्ट्र का नासिक भूकंप, मैग्नीट्यूड 6.4, जिसने कई जानमाल की हानि की। 2001 का गुजरात भूकंप, मैग्नीट्यूड 7.7, जिसे भूकंपीय इतिहास में सबसे विनाशकारी माना जाता है, जिसमें लगभग 20,000 से अधिक लोग मरे। 2005 का कश्मीर भूकंप, मैग्नीट्यूड 7.6, जिसने जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई। ये घटनाएं भूकंप के विनाशकारी प्रभाव और पुनर्वास एवं तैयारी के महत्व को दर्शाती हैं। भारत में भूकंप सुरक्षा के लिए सतर्कता, संरचनात्मक सुधार और आपदा प्रबंधन आवश्यक है। अगला प्रश्न 9. चर्चा कीजिए कि किस प्रकार उभरती प्रौद्योगिकियां और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए किए जाने वाले उपायों को विस्तार से समझाइए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। उभरती प्रौद्योगिकियां जैसे क्रिप्टोकरेंसी, डिजिटल बैंकिंग और इंटरनेट आधारित भुगतान प्रणाली मनी लॉन्ड्रिंग को अधिक जटिल और छुपाने योग्य बना रही हैं। इन तकनीकों के माध्यम से अपराधी अनियमित धन को तेजी से और गुप्त रूप से स्थानांतरित कर सकते हैं। वैश्वीकरण के कारण पूंजी और सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवागमन बढ़ा है, जिससे सीमाओं के पार अवैध धन के प्रवाह को ट्रैक करना कठिन हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) लागू किया है, जिसमें वित्तीय संस्थानों के लिए कड़े रिकॉर्ड रखने और संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्टिंग अनिवार्य है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसी संस्थाएं मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के मानक स्थापित करती हैं। देशों के बीच सूचना साझा करना, सहयोगी जांच और संयुक्त अभियानों से मनी लॉन्ड्रिंग को नियंत्रित करने का प्रयास होता है। इस प्रकार तकनीकी और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए कड़े कानूनी, तकनीकी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। अगला प्रश्न 10. भारत की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए
सीमा पार से होने वाले साइबर हमलों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। साथ ही इन परिष्कृत हमलों के विरुद्ध रक्षात्मक उपायों की चर्चा कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सीमा पार से होने वाले साइबर हमले एक गंभीर खतरा हैं। ये हमले संवेदनशील सरकारी नेटवर्क, बैंकों, इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा संस्थानों को निशाना बनाकर देश की आर्थिक और सुरक्षा स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साइबर हमलावर अक्सर डेटा चोरी, नेटवर्क बाधित करना और गलत सूचना फैलाने के लिए मैलवेयर, रैनसमवेयर और फिशिंग तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। इन हमलों से देश की सुरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है, जिससे आतंकवाद, आर्थिक नुकसान और सामाजिक अशांति बढ़ सकती है। रक्षा उपायों में भारत को साइबर सुरक्षा ढांचे को सशक्त करना होगा। इसमें मजबूत फायरवॉल, एन्क्रिप्शन, नियमित साइबर सुरक्षा ऑडिट और रिस्पांस टीमों का गठन शामिल है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सूचना साझा करने से हमलावरों की पहचान और रोकथाम में मदद मिलती है। साइबर जागरूकता और प्रशिक्षण भी आवश्यक है, ताकि सरकारी और निजी संस्थान सतर्क रहें। इन कदमों से भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा को बेहतर बना सकता है। अगला प्रश्न 11। क्या आप सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में आकार के पुनरुत्थान का अनुभव किया है? कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में आकार के पुनरुत्थान का अनुभव किया है, जो कोविड-19 महामारी के बाद की आर्थिक मंदी से तेजी से उबरने को दर्शाता है। इस पुनरुत्थान के कई प्रमुख कारण हैं। 1. सरकारी प्रोत्साहन पैकेज, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) और आत्मनिर्भर भारत पैकेज जैसे उपायों ने ग्रामीण आय में वृद्धि की और ग्रामीण क्षेत्रों में मांग को बढ़ावा दिया। 2. उपभोक्ता और निवेशक विश्वास, लॉकडाउन के बाद की अवधि में उपभोक्ता मांग में वृद्धि हुई, विशेषकर ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट और उपभोक्ता वस्त्रों में। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे में निवेश ने औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। 3. मजबूत निर्यात प्रदर्शन, भारत का निर्यात FY 2021 से 22 में $418 बिलियन तक पहुंचा, जो रिकॉर्ड था, और फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग सामान और वस्त्र जैसे क्षेत्रों में निर्यात में वृद्धि हुई। हालांकि कुछ आलोचनाएं भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की रिपोर्ट के अनुसार महामारी के कारण उत्पन्न कुल उत्पादन हानि 52.6 लाख रुपए करोड़ थी और वास्तविक GDP 2021 से 22 में महामारी से पहले के स्तर से केवल 2.4% अधिक थी, जो आकार की पूर्ण पुनरुत्थान को चुनौतीपूर्ण बनाती है। इसके अतिरिक्त बेरोजगारी और उच्च मुद्रास्फीति जैसे मुद्दे भी चिंता का विषय हैं। हालांकि अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, लेकिन यह सुधार सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं हुआ है। निष्कर्षतः भारतीय अर्थव्यवस्था ने आकार के पुनरुत्थान का अनुभव किया है, लेकिन यह पूर्ण और स्थायी नहीं है। इसके लिए संरचनात्मक सुधार और समावेशी विकास की आवश्यकता है। अगला प्रश्न 12. तीव्रतर एवं समावेशी आर्थिक समृद्धि के लिए आधारिक अवसंरचना में निवेश आवश्यक है। भारतीय अनुभव के परिप्रेक्ष्य में विवेचना कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। तीव्रतर एवं समावेशी आर्थिक समृद्धि के लिए आधारिक अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह उत्पादन, व्यापार, रोजगार और सामाजिक कल्याण के लिए आधार तैयार करता है। भारत के अनुभव से स्पष्ट होता है कि मजबूत आधारिक ढांचा आर्थिक विकास की रीढ़ है। भारत में सड़क, रेल, बिजली, जल आपूर्ति, डिजिटल कनेक्टिविटी आदि क्षेत्रों में निवेश ने आर्थिक गतिविधियों को गति दी है। उदाहरण स्वरूप, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) ने ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य बाजारों से जोड़ा, जिससे कृषि उत्पादों की मार्केटिंग बेहतर हुई और ग्रामीण रोजगार में वृद्धि हुई। इसी प्रकार, बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के विकास को प्रोत्साहित किया है। आधारिक अवसंरचना में निवेश ने उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाई,
जिससे निर्यात में वृद्धि और विदेशी निवेश आकर्षित हुआ। इससे आर्थिक समृद्धि की दर में सुधार हुआ। समावेशी विकास के लिए भी आधारिक अवसंरचना महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से समाज के पिछड़े वर्गों तक विकास के लाभ पहुंचे हैं। उदाहरण स्वरूप, जल और स्वच्छता परियोजनाओं ने ग्रामीण स्वास्थ्य में सुधार किया है। हालांकि, भारत में अवसंरचना में निवेश की कमी, क्षेत्रीय असमानता और गुणवत्ता की चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। इसलिए, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी), वित्तीय नवाचार और नियोजन के माध्यम से निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। संक्षेप में, भारत की तीव्रतर और समावेशी आर्थिक समृद्धि के लिए आधारिक अवसंरचना में निवेश अपरिहार्य है, जो आर्थिक गतिविधियों को मजबूती देता है और सभी वर्गों को विकास के अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न 13 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? खाद्य सुरक्षा विधेयक ने भारत में भूख तथा कुपोषण को दूर करने में किस प्रकार सहायता की है? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (एनएफएसए) भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु एक महत्वपूर्ण कानून है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. खाद्य सुरक्षा का कानूनी अधिकार। अधिनियम के तहत देश के लगभग 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को सस्ते दाम पर अनाज उपलब्ध कराने का अधिकार दिया गया है। 2. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस). इस अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज, गेहूं, चावल या ज्वार दिया जाता है। 3. महिला अधिकार। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को भी पोषण सहायता प्रदान की जाती है। 4. शिशु व बाल पोषण। 6 महीने से 14 वर्ष तक के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता देने का प्रावधान। 5. मजदूर और अल्पसंख्यकों का संरक्षण। अधिनियम में मजदूरों, कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है। 6. अधिकार की निगरानी। अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारों की निगरानी और शिकायत निवारण के लिए प्रावधान किया गया है। भूख और कुपोषण को दूर करने में सहायता। एनएफएसए ने भारत में भूख और कुपोषण की समस्या को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह अधिनियम गरीब और कमजोर वर्गों को नियमित और सुलभ खाद्य सामग्री उपलब्ध कराता है, जिससे उनकी पोषण स्थिति में सुधार हुआ है। महिलाओं और बच्चों को विशेष पोषण सहायता मिलने से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। साथ ही, अधिनियम से खाद्य असुरक्षा के खिलाफ सामाजिक सुरक्षा का जाल मजबूत हुआ है। हालांकि, भूख और कुपोषण पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, परंतु एनएफएसए ने इसे कम करने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया है, जिससे देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। अगला प्रश्न 14 फसल विविधता के समक्ष मौजूदा चुनौतियां क्या हैं? उभरती प्रौद्योगिकियां फसल विविधता के लिए किस प्रकार अवसर प्रदान करती हैं? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। फसल विविधता के समक्ष मौजूदा चुनौतियां। फसल विविधता यानी विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती कृषि प्रणाली को स्थायी और समृद्ध बनाती है, लेकिन आज इसके सामने कई चुनौतियां हैं। प्रमुख चुनौतियों में औद्योगिकीकरण के कारण बहुतेज फसलों की जगह सीमित और उच्च लाभ वाली फसलों की एकरूपता, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित पर्यावरणीय परिस्थितियां, कीट और रोगों का बढ़ता खतरा, पारंपरिक बीजों का विलुप्त होना और कृषकों में फसल विविधता के प्रति जागरूकता की कमी शामिल हैं। इसके अलावा, बाजार की मांग और आर्थिक दबाव भी किसानों को सीमित फसलों की ओर ले जाते हैं, जिससे जैव विविधता में कमी आती है। उभरती प्रौद्योगिकियां फसल विविधता के लिए अवसर। नई तकनीकों ने फसल विविधता को संरक्षित और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से पौधों के नए, रोग प्रतिरोधी और जलवायु सहनशील किस्मों का विकास संभव हो रहा है। ड्रोन्स और सैटेलाइट इमेजिंग से फसल स्वास्थ्य और भूमि उपयोग का बेहतर विश्लेषण हो रहा है, जिससे उपयुक्त फसलों का चयन संभव होता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप्स किसानों को फसल चयन, बाजार की मांग और मौसम की जानकारी उपलब्ध कराते हैं,
जिससे वे विविध फसलों की खेती में रुचि दिखा रहे हैं। इसके अतिरिक्त क्रॉप रोटेशन और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कृषि तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, जो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हुए फसल विविधता को प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार उभरती प्रौद्योगिकियां फसल विविधता को बढ़ावा देने, पर्यावरणीय दबाव कम करने और कृषि की स्थिरता सुनिश्चित करने के अवसर प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न 15। अनुप्रयुक्त जैव प्रौद्योगिकी में शोध तथा विकास संबंधी उपलब्धियां क्या हैं? ये उपलब्धियां समाज के निर्धन वर्गों के उत्थान में किस प्रकार सहायक होंगी? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। अनुप्रयुक्त जैव प्रौद्योगिकी में शोध एवं विकास की प्रमुख उपलब्धियां। भारत में अनुप्रयुक्त जैव प्रौद्योगिकी ने कृषि, चिकित्सा, उद्योग और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। कृषि क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से रोग प्रतिरोधी, कीट प्रतिरोधी और जलवायु सहनशील फसलें विकसित की गई हैं, जैसे बीटी कपास जिसने कपास उत्पादन में क्रांति लाई। चिकित्सा क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी ने सस्ती वैक्सीन, जैवदवा, बायोलॉजिक ड्रग्स और जीनोम अनुक्रमण के माध्यम से रोगों के निदान और उपचार में सहायता प्रदान की है। पर्यावरण संरक्षण में जैव प्रौद्योगिकी ने जैव द्रव्य अपशिष्ट प्रबंधन, जैव रासायनिक उपचार और प्रदूषण नियंत्रण में योगदान दिया है। समाज के निर्धन वर्गों के उत्थान में सहायक भूमिका। ये उपलब्धियां निर्धन वर्गों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उदाहरण स्वरूप, कृषि में उन्नत बीजों और तकनीकों से किसानों की पैदावार बढ़ती है, जिससे उनकी आय में सुधार होता है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। सस्ती और प्रभावी चिकित्सा समाधानों से स्वास्थ्य सेवाएं गरीबों तक पहुंचती हैं, जिससे रोगों से बचाव और उपचार संभव होता है। जैव प्रौद्योगिकी आधारित पर्यावरणीय तकनीकें स्वच्छ वातावरण और बेहतर जल आपूर्ति में सहायक हैं, जो जीवन गुणवत्ता को सुधारती हैं। इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी में कौशल विकास और रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं, जो निर्धन वर्ग के सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक हैं। इस प्रकार अनुप्रयुक्त जैव प्रौद्योगिकी न केवल वैज्ञानिक प्रगति है, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण का एक माध्यम भी है। अगला प्रश्न 16। वर्ष 2014 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से आकासाकी, अमानो तथा नाकामुरा को 1990 के दशक में नीली एलईडी के आविष्कार के लिए प्रदान किया गया था। इस आविष्कार ने मानव जाति के दैनंदिन जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। वर्ष 2014 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से हिदेआकी आकासाकी, इशिरो अमानो और शुजी नाकामुरा को 1990 के दशक में नीली लाइट इमिटिंग डायोड लेड के आविष्कार के लिए दिया गया था। नीली लेड के विकास ने प्रकाश उत्पादन की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव लाया है, क्योंकि यह तकनीक सफेद लेड के निर्माण का आधार बनी, जो ऊर्जा कुशल, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल प्रकाश स्रोत है। दैनिक जीवन पर प्रभाव। नीली लेड के आविष्कार से ऊर्जा बचत में बड़ा योगदान मिला है। पारंपरिक बल्बों की तुलना में लेड बल्ब बहुत कम ऊर्जा खर्च करते हैं और अधिक दीर्घायु होते हैं, जिससे बिजली की खपत कम हुई है। इससे बिजली के बिल में कमी आई है और ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण हुआ है। इसके अलावा लेड का उपयोग मोबाइल फोन, टीवी, कंप्यूटर मॉनिटर और स्मार्टफोन की स्क्रीन में भी होता है, जिससे चित्र की गुणवत्ता और रंगों की स्पष्टता बेहतर हुई है। यह तकनीक चिकित्सा उपकरणों, ट्रैफिक सिग्नल, सड़कों की रोशनी और सजावट में भी व्यापक रूप से उपयोग हो रही है। नीली लेड के कारण पर्यावरणीय प्रदूषण में कमी आई है, क्योंकि यह हानिकारक पदार्थ जैसे सीसा और मरकरी का उपयोग नहीं करता। साथ ही इसकी टिकाऊ प्रकृति के कारण कूड़ा कम होता है। सारांश में नीली लेड के आविष्कार ने ऊर्जा की बचत, पर्यावरण संरक्षण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर मानव जाति के दैनिक जीवन को अधिक सुविधाजनक, आर्थिक और स्थायी बनाया है। यह तकनीक भविष्य में स्मार्ट और हरित तकनीकों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगला प्रश्न 17। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन
UNF.CCC KCOP के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिए। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएं क्या हैं? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन UNFCC के COP 26 सत्र के प्रमुख परिणाम। COP 26, जो नवंबर 2021 में ग्लासगो, स्कॉटलैंड में आयोजित हुआ, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों को गति देने का एक महत्वपूर्ण मंच था। इस सम्मेलन में देशों ने निम्नलिखित प्रमुख परिणामों पर सहमति व्यक्त की। 1. पेरिस समझौते के लक्ष्यों को मजबूत करना। देशों ने वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए अपने जलवायु लक्ष्यों को और अधिक महत्व देने का संकल्प लिया। 2. कोयला उपयोग में कमी। विकसित देशों ने कोयला उपयोग में कमी और वित्तीय सहायता के लिए प्रतिबद्धताएं व्यक्त की, हालांकि कुछ देशों ने इस पर आपत्ति भी जताई। 3. वित्तीय सहायता। विकसित देशों ने विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए $100 अरब की वित्तीय सहायता प्रदान करने का वादा किया, हालांकि इस पर विवाद भी बना रहा। 4. जलवायु अनुकूलन। देशों ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए अनुकूलन उपायों को बढ़ावा देने और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। भारत की वचनबद्धताएं। भारत ने COP 26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पंचामृत के रूप में 5 प्रमुख वचन प्रस्तुत किए। 1. 500 GW गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता। 2030 तक भारत अपनी स्थापित गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखता है। 2. 50% ऊर्जा आवश्यकताओं की आपूर्ति नवीकरणीय स्रोतों से। 2030 तक भारत अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करेगा। 3. 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी। 2030 तक भारत अपने कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। 4. 45% कार्बन उत्सर्जन तीव्रता में कमी। 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% कम करेगा। 5. 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन। भारत 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है। इन वचनबद्धताओं के माध्यम से भारत ने वैश्विक जलवायु लक्ष्यों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने का संकल्प लिया है, जो न केवल देश की ऊर्जा संरचना को स्थायी बनाएंगे, बल्कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी सहायक होंगे। अगला प्रश्न। 18. भूस्खलन के विभिन्न कारणों और प्रभावों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति के महत्वपूर्ण घटकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भूस्खलन के कारण। भूस्खलन तब होता है जब किसी ढलान वाली भूमि का सतही या अंतःस्थलीय मृदा और चट्टानें गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे खिसक जाती हैं। इसके मुख्य कारण प्राकृतिक और मानवीय दोनों होते हैं। प्राकृतिक कारणों में भारी वर्षा, भूकंप, भूस्खलन वाली भूमि की भूगर्भीय संरचना, ढलान की तीव्रता, भूमि का अपर्याप्त पौधावरण और जल स्रोतों का अधिक प्रवाह शामिल हैं। मानवीय कारणों में अवैध खनन, जंगलों की कटाई, अंधाधुंध निर्माण कार्य, पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि विस्तार और जल निकासी व्यवस्था का अभाव प्रमुख हैं। भूस्खलन के प्रभाव। भूस्खलन से मानव जीवन, संपत्ति, बुनियादी ढांचे, कृषि भूमि और पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचती है। यह सड़क, पुल, भवन, विद्युत व संचार लाइनों को क्षतिग्रस्त करता है, जिससे आर्थिक हानि होती है। जीवन का संकट, आवागमन में बाधा, आपदा के कारण विस्थापन और सामाजिक अस्थिरता के कारण स्थानीय समुदाय प्रभावित होते हैं। साथ ही मिट्टी कटाव से भूमि उपजाऊ शक्ति कम होती है और नदी तालाबों में तलछट भरने से जल आपूर्ति प्रभावित होती है। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति के महत्वपूर्ण घटक। 1. जोखिम मूल्यांकन और मानचित्रण। भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और मानचित्रण। 2. सतत निगरानी और अलर्ट प्रणाली। खतरे की स्थिति में त्वरित चेतावनी देने हेतु तकनीकी निगरानी। 3. जागरूकता और प्रशिक्षण। स्थानीय समुदायों को भूस्खलन के कारणों व बचाव के तरीकों के प्रति शिक्षित करना।
4 सख्त नियमन और पर्यावरण संरक्षण, अवैध कटान, खनन और निर्माण पर नियंत्रण। 5 आपदा प्रबंधन और पुनर्वास, प्रभावितों के लिए तत्पर आपदा राहत और पुनर्वास योजनाएं। 6 पुनर्वनीकरण एवं संरक्षण, वनावरण, जल निकासी प्रबंधन एवं स्थायी कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना। इस प्रकार भूस्खलन की रोकथाम और प्रबंधन के लिए समन्वित प्रयास और तकनीकी, प्रशासनिक एवं सामाजिक उपाय आवश्यक हैं। अगला प्रश्न 19 भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बाह्य राज्य और गैर राज्य कारकों द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी नीतियों का विश्लेषण कीजिए। इन संकटों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक उपायों की भी चर्चा कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बाह्य राज्य और गैर राज्य कारकों द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी नीतियां। भारत की आंतरिक सुरक्षा पर बाह्य राज्य और गैर राज्य कारकों के प्रभाव ने इसे एक जटिल और बहुआयामी चुनौती बना दिया है। बाह्य राज्य कारकों में पड़ोसी देशों की सीमा पर तनाव, आतंकवाद का समर्थन, सीमा पार से नक्सलवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देना शामिल हैं। पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देश समय समय पर सीमा विवाद, जिहाद और साइबर हमलों के माध्यम से आंतरिक अशांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। गैर राज्य कारकों में आतंकवादी संगठन, नक्सली माओवादी समूह, धार्मिक और जातीय उग्रवाद, साइबर अपराध और साइबर आतंकवाद शामिल हैं। ये कारक देश के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने को कमजोर कर आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं और सुरक्षा तंत्र पर दबाव बनाते हैं। इन संकटों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक उपाय: 1 सशक्त सीमा प्रबंधन, सीमा सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक तकनीक, ड्रोन, राडार और उपग्रह निगरानी से लैस करना। 2 सामरिक और कूटनीतिक सक्रियता, पड़ोसी देशों के साथ वार्ता, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर शांति स्थापना प्रयास। 3 साइबर सुरक्षा, साइबर हमलों से बचाव हेतु समर्पित साइबर सुरक्षा एजेंसियों का सशक्तिकरण और नई तकनीकों का उपयोग। 4 अखिल भारतीय खुफिया नेटवर्क, विभिन्न खुफिया एजेंसियों के बीच सूचना साझा करने और सामंजस्य स्थापित करने की प्रणाली। 5 सामाजिक समावेशन और विकास, उग्रवाद और आतंकवाद के मूल कारणों को समाप्त करने के लिए शिक्षा, रोजगार और विकास योजनाओं को प्राथमिकता देना। 6 सख्त कानून और न्यायिक प्रणाली, आतंकवाद और उग्रवाद से जुड़े अपराधों के लिए प्रभावी कानून और शीघ्र न्याय प्रणाली। 7 जनभागीदारी, नागरिकों को सुरक्षा उपायों में शामिल करना, जागरूकता बढ़ाना और सामुदायिक प्रहरी व्यवस्था को प्रोत्साहित करना। इस प्रकार बहुआयामी सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत को रणनीतिक, तकनीकी, सामाजिक और कूटनीतिक सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास करने होंगे ताकि आंतरिक सुरक्षा मजबूत और स्थिर बनी रहे। अगला प्रश्न 20 आतंकवाद की जटिलता और तीव्रता, इसके कारणों, संबंधों तथा अप्रिय गठजोड़ का विश्लेषण कीजिए। आतंकवाद के खतरे के उन्मूलन के लिए उठाए जाने वाले उपायों का भी सुझाव दीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। आतंकवाद की जटिलता और तीव्रता विश्व के लिए एक गंभीर सुरक्षा चुनौती बन चुकी है। इसका स्वरूप विभिन्न देशों और परिस्थितियों के अनुसार भिन्न है, परंतु इसका मूल उद्देश्य हिंसा के माध्यम से राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक लक्ष्यों को थोपना होता है। आतंकवाद के कारण आर्थिक असमानता, राजनीतिक अस्थिरता, धार्मिक एवं जातीय विवाद, सामाजिक अन्याय, बेरोजगारी और बाहरी हस्तक्षेप हैं। इसके साथ ही वैश्वीकरण और उभरती तकनीकें जैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया आतंकवादी समूहों के प्रचार और भर्ती के लिए सहायक बन रही हैं। आतंकवादी समूहों के बीच अक्सर अप्रिय गठजोड़ बन जाते हैं, जैसे विभिन्न आतंकवादी संगठन या गैर राज्य एक्टर्स के बीच सहयोग, वित्तीय और हथियारों की आपूर्ति तथा नेटवर्किंग के माध्यम से अपनी क्षमता बढ़ाना। ये गठजोड़ आतंकवाद को और अधिक घातक एवं व्यापक बनाते हैं, जिससे वैश्विक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आतंकवाद के खतरे को समाप्त करने के लिए प्रभावी उपाय आवश्यक हैं। प्रथम, आतंकवाद के जड़ों को समझते हुए सामाजिक आर्थिक विकास पर जोर देना चाहिए ताकि बेरोजगारी और गरीबी जैसी समस्याएं कम हों। द्वितीय, कूटनीतिक सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के माध्यम से आतंकवादी नेटवर्क को तोड़ना होगा।
तृतीय, कड़े कानूनों और न्यायिक तंत्र को प्रभावी बनाना चाहिए ताकि आतंकवादियों को न्याय दिलाया जा सके। चौथी, साइबर सुरक्षा को मजबूत कर आतंकवादियों के ऑनलाइन मंचों को नियंत्रित करना आवश्यक है। अंतिम रूप से, समुदायों के बीच संवाद और समझ बढ़ाकर कट्टरता को कम करने के प्रयास करने चाहिए। इस प्रकार, आतंकवाद की जटिलता को समझकर बहुआयामी और समन्वित रणनीति अपनाना ही इसका स्थायी समाधान हो सकता है।